बैठ जाओ आराम से। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायोमोलिक्यूल्स। किसके लिए कहा था? किसके? ठीक 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 ठीक, बायो में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का टेस्ट है ना, ये तो कंफर्म है? अभी तो लग रहा है टेस्ट अभी तक तो लग रहा है, अब देखो क्या होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि टेस्ट आपका होगा यहाँ तक, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने तैयार कर लिया बेटा? तैयारी कर ली? और आज जो मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स, बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं कि सर ये दोबारा समझा दो, तो मैं बायोमोलिक्यूल्स समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर निकाल लो बायोमोलिक्यूल्स। आप लोगों ने सेल और सेल साइकिल साइटोजन पढ़ लिया? सही बच्चों ने? खाली बायोमोलिक्यूल्स बचा है? अबे सारे झंडे में कैसे? चलो देखता हूँ, जो भी होता है उतना मैं करता हूँ। अच्छा ये बताओ, तो आप लोग ऐसा करो, चैप्टर निकालो बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ से आपको करना है। अब नहीं पेपर लिख नहीं, पहले से ही मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, सब करवाया हुआ है, आप लोग समझ देख सकते हो आराम से। और दूसरा आपको पता है जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है, उसमें पेपर लीक क्या होता है वो तो एग्जाम्स के लिए भी है। सही कह रहे हो। ऐसा नहीं कि जहां मैं बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ध्यान से समझ रहे हो आप, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा आपको चलो ये बताओ पहले, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, आपको पता है ये चैप्टर बोल रहा है, ये चैप्टर केमिस्ट्री में भी है? लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी की तरह, ठीक है। सबसे बोलो मत बेटा, कौन बोल रहे हो? आपको ये बोल रही है, उनसे कहोगे वो कहेंगे ये बोल रही है, फिर पता नहीं लग कौन बोल रहा है। देखो बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, पहली बात देखो, ये दो शब्द है यहाँ, एक है बायो और एक है मॉलिक्यूल। मैंने कहा था जो भी हमारी बॉडी होती है, सही है, ये लिविंग बॉडी होती है, जिन कंपाउंड से मिलकर बनती है या जिनसे बनी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। मैंने कहा था दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? एक होते हैं बेटा माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक होते हैं। पहले ये बताओ, मैंने कहा था कोई आप लिविंग पीस लो, चाहे लीवर का पीस ले लो, सही है, उसको क्या करो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घोलो और कॉटन कपड़े से क्या करो, छानो। अगर फिल्टर हो रहा है तो वो क्या होंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स, और फिल्टर नहीं हो रहा है तो रिटेनेंट में जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल, सही है। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है तो वो क्या होगा? माइक्रोमोलिक्यूल्स, और अगर 1000 डाल्टन से ज्यादा है तो इतना पता है। यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी आपको, अब आप लोग ध्यान सुनो बेटा, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। आज याद कर देना। यहाँ पे मैंने ये बताया था आप लोगों को, मैंने कहा था लिपिड अगर देखें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 700 डाल्टन, सही है, यानी कि 1000 डाल्टन से कम होता है 800 मान लो। लेकिन बेसिकली जो वो होता क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों? अकॉर्डिंग टू फिल्ट्रेशन मेथड, यानी कि वो फिल्टर नहीं होता, वो किस में रहता है? रिटेनेंट में, क्योंकि बेटा वो कैसा होता है? वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। इतना आप लोगों सबको क्लियर है? अब अगर हम बात करें माइक्रोमोलिक्यूल सर होते क्या हैं, तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि माइक्रोमोलिक्यूल से ही बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे अगर अमीनो एसिड है, क्या है? अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। तो अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? माइक्रो, और प्रोटीन क्या हो जाएगा? मैक्रो। ऐसी मोनोसेकेराइड का मतलब सिंगल शुगर, अगर है तो वो क्या होगा? माइक्रो, और अगर हम पॉलीसेकेराइड की बात करें तो क्या होगा? मैक्रो, सही है। तीसरा लिपिड, अगर लिपिड है किससे बना होता है? फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है? माइक्रो, और लिपिड क्या है? मैक्रो। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड क्या है? मैक्रो, और अगर न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है? नाइट्रोजनस बेस और इन्हीं से बना होता है, तो वो क्या हो जाएंगे? माइक्रो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो माइक्रो होता है वो मोनोमर यूनिट होती है, और माइक्रो मॉलिक्यूल से बनते क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे तुम्हारा लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, सही है, जो भी होते हैं सब क्या होते हैं? प्रोटीन, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मैक्रो। और माइक्रो का मतलब सिंपल सा ये है कि जो जैसे नाइट्रोजनस बेस हो गए,
सही है। अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। इतना पोर्शन क्लियर है सब बच्चों को? आप लोग आराम से किताब बेटा देखते रहो और जो भी आपका डाउट हो तो मुझसे पूछते रहना, ठीक है कि सर ये दोबारा बता दो, ठीक है। एक बार आप लोग किताब देखो, मैंने कहा था आप लोग पढ़ के आना, अगर पढ़ के नहीं आओगे तो काम नहीं चलेगा। और कल कोई भी टेस्ट में छुट्टी मत करना, अगर टेस्ट हो तो ध्यान रखना, सही है। और कंपटीशन करना तगड़ा वाला, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे खाली और मुझे किसी का कोई काम नहीं सुनना है, कहीं मुझे मैसेज करो सर कल मुझे कोई काम है, ऐसा नहीं होगा, सही है। टेस्ट देने आना ही आना है आप लोगों को। ऐसा कौन बच्चा 700 लिखा सकता है? हैं? अच्छा हेमंत 720 ला के आएगा, बढ़िया है। अरे मैं 720 तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कोई बच्चा है 350 प्लस बायोलॉजी में ला सकता है, बायोलॉजी में। क्वेश्चन पे क्या है ला सकते हो, ठीक है। कल क्वेश्चन तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम हाँ केशव गौतम। तो वहाँ पे याद नहीं रहते, स्टार्टिंग में रहते अभी से आपने शुरू किया कब से? बस ये समझ लीजिए इसी हफ्ते से मेरा कॉन्फिडेंस है, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। ए अब आप लोग इतना बोलोगे तो कैसे आ जाएंगे 360 नंबर? कहाँ पे पहुंच गए? कहाँ पे हैं लोग? इसके बाद है ना? अबे कहाँ है बताओ ना? अभी प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चल रहा है। नीचे करूँ? वही तो कर रहा हूँ, तो फेल होती है ना? ये पढ़ाई कहाँ है अभी? भागा होंगे? हाँ सही। हाँ ये मुझे पता है। देखो बेटा कौन सा बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इससे समझा रहा हूँ आज, इससे थोड़ा सही लगेगा आपको समझते हुए। किताब भी देखते रहना, डॉट हो तो उससे क्लियर करना, ठीक है। देखो मैंने अभी आपको ये बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है ऑल द कार्बन कंपाउंड जो हमें किसमें मिलते हैं, लिविंग टिश्यू में, या मैं बोल सकता हूँ जिससे लिविंग बॉडी बनी होती है। ऐसे सब जितने भी टिश्यू या फिर जितने भी कंपाउंड होते हैं क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। मैंने कहा था बेटा अगर हम देखें तो मैंने कहा था ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में हमें क्या करना है, उन्हें सिलरी फॉर्म बनानी है, और क्वार्टरिंग क्लोज से क्या करना है, फिल्टर करके देखना है। अगर फिल्टर हो रहा है तो माइक्रो, और फिल्टर नहीं हो रहा है तो मैक्रो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो आपने देखो लिखा है माइक्रो मॉलिक्यूल 18 से 800 डाल्टन, और यहाँ मैक्रो का कह रहा है 1000 डाल्टन से, यानी कि 1000 से ज्यादा हो, और 10,000 से लिखा है कम हो, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल शुगर हो गया मोनोसैकेराइड, दूसरा क्या हो गया न्यूक्लियोटाइड, और तीसरा क्या हो गया अमाइनो एसिड। और मैंने कहा था मैक्रो का मतलब पॉलीसैकेराइड न्यूक्लिक एसिड, और इसके बाद प्रोटीन, और दूसरा क्या है लिपिड। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये सब क्या होते हैं मैक्रो,
और दूसरा क्या था लिपिड, क्या बताया था लिपिड। अब यहाँ पे कह रहा है लिपिड जो होता है वो लिखा है यहाँ पे कि बेटा ये वैसे क्या है माइक्रो है, लेकिन यहाँ पे फिल्टर नहीं हुआ है इसलिए क्या है मैक्रो, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1000 डाल्टन से कम। क्लियर हुआ इतना? सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब आपको बेटा यहाँ पे देखो ये दिखाया गया है कि लिविंग टिश्यू होता है। अगर हम उसमें अगर हमें देखना है इनऑर्गेनिक तो हम क्या करते हैं बताओ, कोई टिश्यू लें, जैसे कोई हमने लकड़ी लिया, सही है, उसको सुखाया, उसके बाद जला दिया, क्या कर दिया जला दिया, और जो बचता है राख उसमें सब क्या होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट। तो यार यहाँ पे इन्हें ये देखा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लगभग अगर हम मिट्टी देखें, मिट्टी लें, अर्थ क्रस्ट लें और हम कोई लिविंग बॉडी लें तो जो एलिमेंट होता है वो लगभग सेम होता है, लेकिन कुछ परसेंटेज का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैंने कहा था पूरा आप लोग याद मत करना, जैसे यहाँ पे देखो अगर परसेंट वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट में देखें और किस में देखें ह्यूमन बॉडी में, तो लगभग क्या है सारे वही एलिमेंट हैं जो लिविंग में होते हैं और वही किस में होते हैं नॉन लिविंग में। आप लोग खुद बताओ बेटा लिविंग बॉडी मिलते हो किस में जाता है नॉन लिविंग में। तो यहाँ पे मैंने ये कहा था मैक्सिमम ध्यान रखना बस किसका ह्यूमन बॉडी का, और मैक्सिमम ध्यान रखना किसका अर्थ क्रस्ट का, और दूसरा मिनिमम ध्यान रखना बस। बकाया पूरी टेबल कभी नहीं पूछ जाएगी और ना आप लोग इसमें टाइम वेस्ट करना अपना, ठीक है। अगले देखो, अब ये कह रहा है अर्थ क्रस्ट में कौन सा ज्यादा है और कह रहा है ह्यूमन बॉडी में कौन सा ज्यादा है। मैक्सिमम क्या है, कौन है, जैसे यहाँ पे देखो मैक्सिमम क्या है बताओ बेटा, ऑक्सीजन है, हाँ दोनों कंपैरिजन में, ठीक है। मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। जैसे अगर हम अर्थ क्रस्ट का देखें तो कौन है एन क्या होता है नाइट्रोजन, और SI का मतलब सिलिकॉन, ठीक है। तो किस में मिनिमम है किस में मैक्सिमम है। अगर आप लोग चाहो तो इसका फोटो ले लो ऐसे करके, कॉपी में लिख लेना, ठीक है, कॉपी मतलब घर पे जाकर लिख लेना, लिख तो जल्दी फोटो। ये ऑर्डर लिखा हुआ है बेटा देखो अर्थ क्रस्ट का, और ये किसका है ह्यूमन बॉडी का, कौन सा एलिमेंट ज्यादा होता है कौन सा कम होता है। क्लियर? वैसे आप लोग टेबल में भी दे सकते हो आराम से। अगले देखो बेटा, अब दूसरा देखो अगर हम सेल के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें सेल, तो सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा आपको पता है वाटर होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है प्रोटीन। अच्छा ये बताओ अगर आपसे पूछ जाए कि बताओ सेल के अंदर मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है तो प्रोटीन, कौन होता है प्रोटीन। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कहीं आप लोग वाटर दिमाग में फांस देते हो कि वाटर ही होता है सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं है। क्या होगा प्रोटीन, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, इसके बाद आयंस, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या होगा वाटर और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा प्रोटीन सेल के अंदर, ठीक है। अगले देखो, अब यहाँ पे कह रहा है मेटाबोलाइट्स, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेटाबोलाइट्स पे आ गए, चलो ठीक है ये लगा। यहाँ पे देखो मैंने कहा था जो मेटाबोलाइट होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? मैंने एक सिंपल सा लाइन आपको लिखवाया था अगर लिखा हो तो, मैंने कहा था प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो बनाए वही यूज करे, और दूसरा सेकेंडरी कौन होते हैं बनाए किसी और यूज करे कोई और। मतलब सेकेंडरी का मतलब होता है कि बनेंगे कहीं से, प्लांट से मिलेंगे कहीं से मिलेंगे, लेकिन उनको यूज कौन करेगा, जो हम लोग कर रहे हैं अपने यूज में या कोई और कर रहा है, ठीक है। वो कौन से होते हैं सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ मेटाबोलाइट्स जो मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। तो प्राइमरी का मतलब उसी बॉडी में और सेकेंडरी का मतलब दूसरी बॉडी में। और मैंने कहा था यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस इस टेबल से क्वेश्चन आता है बस। यहाँ भी स्टार माउंटेन नीट में क्वेश्चन मिलता है 100%। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, यहाँ स्टार बनाओ इस टेबल में पूरा, इसको याद करना है बैठ के। क्वेश्चन आ गया कल को मिलेगा फिर को बात होगी, सर हमने बताया नहीं इस टेबल से, ठीक है। मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ बेटा, नीट में भी यहाँ से आएगा ये क्वेश्चन, सही है। अरे ये तो एनसीईआरटी बनी हुई है ये वाली, हाँ बेटा आपको ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स करने। जैसे यहाँ लिखा है पिगमेंट्स कौन से, उनके नाम याद कर लेना बस। दूसरा एल्केनोइड, टर्पेनोइड, एसेंशियल ऑयल कौन से हैं, इसके बाद टॉक्सिन्स, लैक्टिन्स, ड्रग और पॉलीमेरिक सब्सटेंस, इनके नाम याद कर लेना बस, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन 2 साल में लगातार आए हुए हैं, सही है, और के साथ भी आएगा और टेस्ट में भी आएगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं, सही करते हैं क्या करना है इसको। अब बात कर रहा है किसकी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको बताया बेटा पॉलीसेकेराइड होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है पता है हम लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड, तो पहले पॉलीसेकेराइड से पहले कौन आते हैं मोनोसेकेराइड। कौन आते हैं, देखो सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, क्या होता है अगर मोनो का मतलब है तो सिंगल शुगर होगी,
डाई का मतलब 2 शुगर होंगी और पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारी शुगर होंगी। आप लोग पता है हम लोग पॉलीसेकेराइड खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, उसको तोड़ते हैं ना, किसमें तोड़ते हैं लास्ट में जाके? ग्लूकोज। आपको पता होगा पहले हम अगर स्टार्च खाया तो टूटेगा माल्टोज में और माल्टोज बाद में टूट जाएगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। तो आप लोगों को ये बात पता है कि यहाँ पे अब आप लोग आ जाओ ग्लूकोज और ग्लैक्टोज पे, वो कैसी शुगर है बताओ? मोनोसेकेराइड। कैसी है? हमारी बॉडी अगर हम ग्लूकोज खाएं तो लें तो क्या आप बताओ आपकी बॉडी को डाइजेशन करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो सिंगल शुगर है, मोनोसेकेराइड है, उसको हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन अगर हम कोई पॉलीसेकेराइड ले रहे हैं तो हमें उसे क्या करना पड़ता है? डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में समझो, मोनोसेकेराइड होता है सिंगल शुगर जैसे ग्लूकोज हो गया, इसके बाद डाइसेकेराइड भी होती है और कौन सी होती है बेटा? पॉलीसेकेराइड। जैसे यहाँ पे आपकी किताब में तो डायरेक्ट मोनोसेकेराइड ही दिया है, वो सॉरी पॉलीसेकेराइड दिया है, उन्होंने ना तो कोई जिक्र किया है मोनोसेकेराइड का और ना ही कोई किया है डाइसेकेराइड का। तो आप लोग ध्यान रखना, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड से क्वेश्चन नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? ओनली। लेकिन इनने यहाँ पे कुछ दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है मोनोसेकेराइड। आप लोग बताओ बेटा, अगर यहाँ पे हम बात करें ये वाली, ये कौन सी शुगर है बताओ? कौन सी है? पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर ये मोनोसेकेराइड है ना, और ये कौन सी है बताओ? डीऑक्सीराइबोज है या राइबोज है? बताओ कौन अच्छा बताएगा? ये वाली, ये फॉर्मूला देखो, राइबोज है। मैंने कहा तुम केमिस्ट्री आती नहीं आती है? हाँ मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन राइबोज है ये पता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा आपको कि बेटा यहाँ कार्बन का नंबर क्या है और ऑक्सीजन का नंबर क्या है। ये अरे सुनो तो, ये तो पता है मुझे। अरे ये जो केमिस्ट्री की तरीके से नहीं बताऊंगा ना, इसकी बैलेंसिंग क्या करना पड़ेगी, ये सब अपना याद कर लेना, ठीक है अपने आप से। आप लोग ध्यान रखना, फिलहाल में यहाँ 5 कार्बन होंगे, कितने होंगे? और इसीलिए यहाँ पे आपको पता है ट्राइओ शुगर होती है, इसमें 3 कार्बन होता है, टेट्रोज होती है इसमें 4 होता है, पेंटोज होती है इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5। और हेक्सो शुगर कौन सी है? ये वाली जो कौन सी है? ग्लूकोज। और ये सब कौन सी है बेटा? मोनोसेकेराइड। कौन सी है? ये डिपेंड करता है कि कार्बन का नंबर कितना है। इनका फॉर्मूला होता है CnH2nOn, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे देखो 5 कार्बन है तो H कितने जाएंगे? 10, O कितने जाएंगे? 5। ये शुगर कौन सी हो गई? पेंटोज। और पेंटोज शुगर जैसे RNA होता है और DNA, उसमें कौन सी शुगर होती है बताओ? पेंटोज शुगर होती नहीं होती है, DNA में होती है डीऑक्सीराइबोज और RNA में कौन सी होती है? राइबोज। और यहाँ पे कह रहा है देखो इन्हें दिया है 5 कार्बन और 6 कार्बन। 6 कार्बन का एग्जांपल दे दिया इन्हें क्या? ग्लूकोज। और 5 कार्बन का दिया राइबोज। ये लिखा हुआ है तो राइबोज, सही है। तो बेटा ये बताओ, ये मोनोसेकेराइड समझ गए, सिंगल शुगर हो। और आप लोग अगर ये सोच रहे हो, अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि यहाँ पे ये राइबोज वो पेंटोज जो हेक्सोज कैसे है, तो मैंने कहा था ये मोनोसेकेराइड का मतलब होता है सिंगल शुगर है, लेकिन कार्बन पर डिपेंड करता है कितने कार्बन शुगर है, ठीक है। अगर 3 कार्बन है तो ट्राइओज, अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोज, अगर 5 कार्बन है तो पेंटोज, 6 कार्बन है तो, और उसके एग्जांपल यहाँ पे 2 के दिए तो आप लोग याद करो कर लेना, वरना इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कौन सा? पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में तुम्हारे दिया है वो कितने दिए? ग्लाइकोजन, स्टार्च, इनुलिन, सेलुलोज और काइटिन। ये सब किसके एग्जांपल हैं? पॉलीसेकेराइड। देखो यहाँ पे इधर देखो, आपको पता है बेटा इनके फंक्शन आप लोगों को कुछ तो पता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, ग्लाइकोजन बताओ उसका काम क्या होता है? फूड स्टोरेज। जो हमारी बॉडी में फूड स्टोरेज रहता है किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में। स्टार्च का काम क्या होता है बताओ? इनका भी काम होता है, प्लांट में फूड स्टोर करते हैं। इनुलिन ये भी स्टोरेज काम करता है, यानी कि होता है डहलिया, होता है डहलिया का प्लांट, उसमें करता है, ठीक है। और ये वाले दोनों कैसे हैं? स्ट्रक्चरल। कैसे हैं? सेलुलोज क्या बनाता है? सेल वॉल। और काइटिन क्या बनाता है? सेल वॉल बताओ किसमें बनाता है? फंजाई में। और क्या करता है बताओ? और इसका क्या है? आर्थ्रोपोड में एक्सोस्केलेटन होता है इसका। क्या होता है? एक्सोस्केलेटन किसका होता है? काइटिन का। और आपको पता है सेल वॉल होती है किसमें? फंजाई में, ठीक है। तो फंजाई में इसकी सेल वॉल होती है काइटिन की, और एक्सोस्केलेटन किसमें होता है? इंसेक्ट में। दूसरा आप लोग चाहो तो ले सकते हो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, क्या ले सकते हो बेटा? क्योंकि स्ट्रक्चर देते हैं। और ये इनको तीनों ले सकते हो, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, या फिर क्या करते हैं स्टोरेज का काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी देखो,
यहाँ पे इसका मोनोमर कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज तो है। इसका स्टार्च का इसका क्या है? इनका फ्रक्टोज। आप लोग ये याद करो मत करो, लेकिन इनका काम याद रखना, ठीक है? क्या काम होता है, बस इतना दिया हुआ है इनिशिएटिव वाले। इसका टेबल दिया है, फोटो लो, क्या ले लो, पकड़ लो। जिसमें इसमें अभी रुको, किसमें क्या इसमें इसमें उन्होंने ये दिया है बेटा कि मोनोसैकेराइड होते हैं। अब उन्होंने दिया है कि मोनोसैकेराइड शुगर होते हैं जो सिंगल, मैंने कहा था जिसमें सिंगल शुगर हो, सही है? सिंगल शुगर हो, यानी कि दो शुगर नहीं होंगे, एक ही शुगर होगी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ सिंगल यूनिट, मोनोमर यूनिट, ठीक है? तो यहाँ पे वो ऐसा बोल सकता है कि बताओ 5 कार्बन है तो उसको क्या बोलते हैं? पेंटोज। अगर 6 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? हेक्सोज। 5 कार्बन मैंने कहा था, 2 एग्जाम्पल याद रखना बस, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, जो आपका लगातार काम पड़ता है डीएनए और आरएनए में। और यहाँ पे हेक्सोज का मतलब एक ही ध्यान रखना, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, सही है? कैसे भी क्वेश्चन मुझे आप कर दोगे आराम से, ठीक है? बकाया बेटा एक बात और ध्यान रखो, ये स्ट्रक्चर का जो एक पेज दिया हुआ है आपका, पेज है देखो कहाँ है ये, यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने आप लोगों से कहा था, अभी ये टॉपिक आएगा तो बताऊंगा। वैसे मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, मैंने कहा बेटा एक बार आप लोग अपने तरीके से ग्लूकोज बोस, एक ग्लूकोज हो गया, राइबोज हो गया, और इसके बाद ये क्या है? अमीनो एसिड, जिसमें तुम्हारा ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन, इनके डायग्राम। और दूसरा मैंने कहा था यहाँ पे देखो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है इसका, और ये फॉस्फोलिपिड है, जो लेसिथिन लिखा है फॉस्फोलिपिड, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे 100%। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल हो गया, और तुम्हारा ये क्या है? एडेनिन हो गए, ग्वानिन हो गए, साइटोसिन हो गए। इन सबके एक बार डायग्राम देख लेना, यहाँ से नीट में भी एक क्वेश्चन आएगा और टेस्ट में भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हो? तो इनके एक बार स्ट्रक्चर समझ लेना आराम से। मैंने तो अपने टाइम पे कैसे याद किए थे, केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक था, तो मैंने तो, मुझे ये भी पता था कि इसमें कितनी रिंग है, बस कितने, जैसे इसमें पता है कितने कार्बन है? 27, यू नो, सही है? और ये ऐसे करके मैंने याद कर लिया था कार्बन कितने हैं सब कुछ, क्योंकि हमें तो खाली क्वेश्चन करना है, हमें क्या मतलब कि स्ट्रक्चर बनाना दिखाना है किसी को, समझ गए? तो यहाँ पे देख लेना बेटा इसमें इसको आराम से, और नीट में भी ये क्वेश्चन आएगा इनसे। अगले देखो, पहले अगले देखो बेटा, इस अभी रहने दो, आएगा भी समझा दूंगा। यहाँ पे ये समझ गया पॉलीसैकेराइड कौन कौन से बेटा? पहला कौन सा है? ग्लाइकोजन, दूसरा स्टार्च, तीसरा, चौथा सेलुलोज, काइटिन। इनके फंक्शन देख लेना, सबको बताएं फंक्शन क्या क्या है, ठीक है? अगले तुम्हारा क्या आता है? न्यूक्लिक एसिड। बेटा आप लोग बताओ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए और आरएनए। आपको बताएं न्यूक्लिक एसिड मैंने कहा था बना किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, उससे क्या बना होता है? डीएनए। न्यूक्लियोटाइड का नंबर जितना होगा उतना ही डीएनए की लेंथ होगी। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस तुम्हारे 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन एक प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में आता है एडेनिन, ग्वानिन, और उसमें क्या आता है? साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है देखो, कह रहा है न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, एक करके समझो। दूसरा कह रहा है ईच न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्राइज किससे बना होता है? पहला लिखा है शुगर, क्या लिखा है? मैंने कहा था शुगर अभी हमने पढ़ा है, मोनोसैकेराइड थी, पेंटोज शुगर, सही है? ये लिखा है मोनोसैकेराइड। दूसरा लिखा है हाइड्रोसाइक्लिक होता है ये। तीसरा क्या है? नाइट्रोजनस बेस, क्या होता है? यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। और चौथा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे देखो, इन तीनों को मिला के इसको और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलते हैं? और अगर मैं यहाँ से क्या हटा दूं? फॉस्फेट, तो क्या बोलेंगे इसको? बस इतना याद रखना है, समझ गए? न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा पेंटोज शुगर। अगर पेंटोज शुगर खाली और क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड, और बकाया उसको क्या बोलेंगे? सही है?
अगले देखो, यहाँ कह रहा है नाइट्रोजनस बेस। आप लोगों को पता है बेटा नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, अब ये देख कहते हो न्यूक्लियोसाइड और यहाँ पे क्या दिया है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे मेरी बात सुनो पहले, इसके बाद ये पढ़ना। यहाँ पे देखो बेटा नाइट्रोजनस बेस का मतलब आपको पता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल ये होते हैं। आप लोगों को यही पता होगा बेटा एडेनिन हमें रहता है थाइमिन के साथ और ग्वानिन हमें रहता है नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए पे। न्यूक्लियोटाइड एक क्या होता है देखो, एक फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा मैंने कहा था पेंटोस शुगर, कौन सी शुगर, और इसके बाद अगर मैंने यहाँ एडेनिन लगा दिया तो बताओ यहाँ क्या रहेगा थाइमिन, और इसके बाद बताओ यहाँ पे पेंटोस शुगर फिर से, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा फॉस्फेट। आप लोग बताओ क्या एक न्यूक्लियोटाइड नहीं है ये क्या है एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं समझ रहे, और ऐसे डीएनए की लेंथ बढ़ती रहती है। ये अगर मैं इससे ये हटा दूं तो क्या बचेगा ये न्यूक्लियोसाइड, क्या बचेगा। अब देखो अगर नाइट्रोजनस बेस बेटा क्या है एडेनिन, क्या है एडेनिन, तो अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो उसको बोलते हैं एडिनोसिन, क्या बोलते हैं, और अगर न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे तो क्या बोलेंगे एडिनाइलिक एसिड। ये बात समझे आप लोग, सही है। अगर बेटा ग्वानिन है क्या है तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोसाइड क्या बोलेंगे ग्वानोसिन और न्यूक्लियोटाइड क्या बोलेंगे ग्वानिलिक एसिड, क्लियर। अगले देखो ऐसे थाइमिन का है थाइमिडिन बोलेंगे और थाइमिडाइलिक एसिड बोलेंगे, ऐसे साइटोसिन को साइटिडीन और साइटिडाइलिक एसिड, और यहाँ पे यूरेसिल को यूरिडीन और यूरिडाइलिक एसिड। आप लोग पता होगा बेटा डीएनए केस में क्या होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, और आरएनए केस में क्या होता है थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। बस इतना क्लियर है सब लोगों को। आप लोग चाहो तो इधर देखो ये टेबल का फोटो ले लो पहले और इसके डायग्राम भी देख लेना एक बार, ले लो फोटो, क्योंकि किताब में ऐसे है नहीं ना तुम्हारा बना हुआ। सही है। अब जो बच्चा पढ़ के नहीं आया होगा उसे तो लग रहा होगा कि सर के नजदीक पढ़ा रहा है बेटा, ये पढ़ा गया हुआ है सब, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ही करूंगा रिवीजन में। तो देखो यहाँ पे ये क्या है नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है न्यूक्लियोसाइड, और ये क्या है न्यूक्लियोटाइड का मतलब फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड का मतलब विदाउट फॉस्फेट ग्रुप, जो बचता है वो क्या बचता है न्यूक्लियोसाइड। अच्छा आप लोग बताओ यहाँ पे आप लोग बॉन्ड सारे क्लियर हैं। देखो एक बार वो भी देख लो। देखो बेटा मैंने कहा था फॉस्फेट होता है, इसके बाद क्या होता है शुगर होता है, और इसके बाद क्या है एडेनिन, इसके बाद क्या है थाइमिन, और क्या है शुगर, और क्या है फॉस्फेट। ये तो है न्यूक्लियोटाइड हो गए। इसके बाद फिर से क्या होता है फॉस्फेट, और फिर से क्या होगा बेटा शुगर, आप लगा देना ग्वानिन, और इसके बाद साइटोसिन और शुगर, और क्या होगा फॉस्फेट, और ये ऐसे जुड़ा होगा। ऐसे डीएनए की चेन होती है पूरी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बॉन्ड क्लियर कर दूं, हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए, शायद मुझे पता नहीं है बस। इधर देखो यहाँ पे मैंने कहा था एडेनिन और थाइमिन के बीच होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होता है दूसरा मैंने कहा था यहाँ ग्वानिन साइटोसिन के होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था बेटा ये यहाँ पे सही है, यहाँ पे होता है तुम्हारा कौन सा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। कौन सा होता है फॉस्फो ईस्टर, और इसके बाद यहाँ पे कौन सा होता है ग्लाइकोसिडिक। और मैंने कहा था अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कौन से बॉन्ड जुड़ा होता है तो वो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बेटा एक बार नीट में यही क्वेश्चन दिया था और बच्चे चक्कर में पड़ गए, उन्होंने सबने लगाया था फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, लेकिन आंसर क्या था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारे बॉन्ड हो गए, क्लियर हो गए सबको, ठीक है। अगले देखो बेटा इसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार पूरा पढ़ लो, पूरा समझ लो। देखो अगर हम डीएनए की बात करें, किसकी बात करें क्या क्या आपको क्वालिटी ध्यान रखनी है। पहले आपको पता है डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, सही है। क्या होता है जो डीएनए बना होता है वो किससे बना होता है न्यूक्लियोटाइड की चेन से। एक ही न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है पता है आपको, पता है ना। मैंने कहा था डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और राइट हैंडेड फैशन में होता है। इसका मतलब क्या होता है कि डीएनए हमेशा ऐसे ही बनता है, ऐसे करके इधर से राइट से, ना कि ऐसे उल्टे, ठीक है। दूसरा जो डीएनए होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कौन सा होता है, और उसका जो वो होता है वो कैसा होता है नेचर
एसिडिक, सही है, एसिडिक नेचर होता है। और डीएनए का काम क्या होता है? कैरेक्टर को ट्रांसफर करना जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, समझ गए? और बताओ डीएनए के बारे में क्या बताओ? हाँ, डीएनए का जो आपको यही बताया बेटा, हाँ पोलैरिटी होती है एंटी पैरेलल, एक होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी स्टैंड कैसे होती है 3 टू 5 प्राइम, ठीक है। अगर हम अगली बात करें पोलैरिटी के अलावा, तो मैंने कहा था एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस होती है, वो होती है 0.34 नैनोमीटर, और 3.4 को क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। कहाँ जा रहे हो? क्यों काम है तो यहाँ के लेने आए अभी, ठीक है कह रहा है आवश्यकता पड़ गई मेरी अभी आया बिल्कुल। बेटा यहाँ पे देखो, मैं ये बोल रहा था आप लोगों से, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस कितनी होती है? नहीं, 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम। और अगर एक हेलिक्स की बात करें तो कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर, सही है। एक हेलिकल का मतलब होता है, एक हेलिकल का मतलब होता है 10 पे स्क्वायर। कितने होते हैं? 10। तो आप लोग 3.4 × 10 करोगे 34 आ जाएगा, सही है, एंगस्ट्रॉम। और मैंने कहा था अगर नैनोमीटर पूछेगा तो कितना आएगा? 0.34 × 10 करोगे तो 3.4 नैनोमीटर। क्लियर है इतना? ठीक है। और डीएनए का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? क्लियर। अगले देखो, यहाँ लिखा तो है सब, देखो ये देखो लिखा है 34 एंगस्ट्रॉम। एक टर्न में कितने होते हैं? 10 बेस पेयर, और एक बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होता है? 3.4। ये एंगस्ट्रॉम में दिए, ध्यान रखना, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है नैनोमीटर में, सही है, वहाँ एंगस्ट्रॉम में लिखा है एनसीईआरटी में तो आप लोगों को नैनोमीटर में पता होनी चाहिए मैंने कहा था यहाँ पे, ये देखो कहाँ से हो रही है पता नहीं, यहाँ देखो, यहाँ आएगा 3.4 नैनोमीटर, और बेटा यहाँ पे तो 10 ही बेस पेयर आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? समझ गए? ये नैनोमीटर का हिसाब किताब है, ठीक है। अगले बढ़े, अगले देखो बेटा, अब किस पे आता है ये? लिपिड पे। किस पे आता है? आप लोग बताओ, मैंने कहा था लिपिड जो होते हैं जनरली किससे बने होते हैं? फैटी एसिड। मैंने कहा था फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो मैंने एक तरीका बताया था आपको, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो, उनके कार्बन कार्बन के बीच कौन सी वो बॉन्ड होता है? सिंगल, सही है। अनसैचुरेटेड के बीच कौन सा होता है? डबल। और यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो सैचुरेट होते हैं वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, स्ट्रेट चेन होती है। कैसे होती है? स्ट्रेट। और वहाँ पे चेन में क्या होता है? बैंड, यानी घूमी होती है। तीसरा मैंने कहा था ये जो होते हैं सैचुरेटेड, ये रूम टेम्परेचर पर कैसे रहते हैं? सॉलिड। कैसे रहते हैं? और वो कैसे होते हैं? लिक्विड। ये जो होता है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये बेसिकली हमें मिलते हैं एनिमल फैट से, और वो वाले किससे मिलते हैं? प्लांट फैट से। यानी कैसे ध्यान रखना है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे सैचुरेटेड लिखा है, एस आ रहा है, तो एस फॉर सिंगल बॉन्ड, एस फॉर स्ट्रेट चेन, एस फॉर सॉलिड, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। और तीसरा चौथा क्या बताया था? और कैसे आएगा? एनिमल फैट। वैसे ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है देसी की रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है? सॉलिड। तो आपको पता है वो कहाँ से मिलता है हमें? एनिमल से। और अनसैचुरेटेड अगर होगा तो यहाँ पे देखो, ये पहली बात सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, वहाँ कौन सा होगा? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच। दूसरा मैंने बताया यहाँ पे चेन बैंड होती है। तीसरा बताया रूम टेम्परेचर पे कैसे रहते हैं? लिक्विड। हाँ बताओ, सरसों का तेल देखा है आपने? कैसा रहता है? लिक्विड रहता है। तो इसका मतलब कैसा होता है? प्लांट फैट। कैसी होती है? तो आप लोग समझ गए, आप लोग फैटी एसिड में ध्यान रखना, बस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। और मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ तुमको, यहाँ पे देखो, ये जनरली कैसे होते हैं तो पता ही है आप लोगों को, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड से क्या बनी होती है? मेम्ब्रेन बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह, पता है आप लोगों को सब। ये कह रहा है ये सिंपल फैटी एसिड होते हैं, सही है। और यहाँ पे कह रहा है मिथाइल इथाइल हायर नंबर ऑफ 119 तक कार्बन हो सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद टाइप ऑफ फैटी एसिड आपको बताया, दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड और। अब यहाँ पे इनने क्या कुछ दिया है इसके बारे में? अब देखो एक ही एग्जांपल दिया है इन्होंने, एक दिया पाल्मिटिक एसिड और दिया है आर्किडोनिक एसिड। इन दोनों को बेटा नाम आपको याद कर लेना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा नीट में नहीं, कंटेस्ट में आएगा, ठीक है। सैचुरेट कौन सा है, अनसैचुरेट कौन सा है, एग्जांपल, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। अगले देखो, आप लोग बताओ इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर नहीं होगा क्या, और उनका कैसा होगा, लो होगा। ऑयल्स का पता ही आपको लो होता है, और इनका कैसा होता है, हाई होता है। इसके बाद देखो विंटर, विंटर में कैसे रहते हैं, सॉलिड, और कैसे रहते हैं, उसमें देखो लिखा है घी, सही है, और बटर, और यहाँ नीचे क्या लिखा है, ऑयल, ठीक है। अब बेटा आप लोग यहाँ से भी ये क्वेश्चन आएगा, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन होता है, सही है, ये नीट में भी आया था, और मैंने ये साथ नीट में तुम्हें करवाया था उस दिन। पहला क्वेश्चन था जैसे मैं उसमें ऑनलाइन क्लास दे रहा था, तो मैंने पहला ही क्वेश्चन ही करवाया था, ये नीट में आया था लास्ट ईयर आया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही था। और ये लिखा गया था, सिंपल भाषा में लिखा था कि जो लेसिथिन वो फॉस्फोलिपिड होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है। और ये कल नीट में कल भी आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आगे देखो। और ये कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन में, और ये नीट में लास्ट ईयर आया था। और सिंपल पता क्या लिखा था, बस क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं आते, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी को तुम लोग लाइन टू लाइन पढ़ते रहो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा नीट का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल क्या है, साफ साफ लिखा है इसमें, एनसीईआरटी में भी ऐसे लिखा है, क्या है, लेसिथिन, बस। अगले देखो, और इसका डायग्राम भी देख लेना, हो सकता है डायग्राम भी आ जाए, ठीक है। अब मुझसे ये मत कहना नहीं सर बना कैसे है, अब मुझे इतना हिसाब किताब नहीं आता है, ये बैलेंस ही नहीं करने की। अब देखो कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड लाइक प्रॉपर्टी होती है कोलेस्ट्रॉल की भी। और अगला क्या आता है बेटा, अमाइनो एसिड, क्या था। तो आप लोगों को लिपिड में क्या ध्यान रखना है बेटा, लिपिड में ध्यान, मैंने लेसिथिन का बताया, उसका एग्जांपल देख लेना ग्लिसरॉल वगैरह का, सही है, और वो क्या वो देख लेना स्ट्रक्चर, और दूसरा एग्जांपल देख लेना सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, एक खाली बस, ठीक है। और तीसरा क्या बताया मैंने, चौथा, हाँ बस ये ध्यान रखना, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस, ठीक है, क्या है, बस। अगले देखो, अब आता है हमारा क्या, अमाइनो एसिड। मैंने कहा था अमाइनो एसिड, वैसे मैं इससे पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ाऊँ ज्यादा अच्छा लगेगा ना आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है, उससे वही बोलूँ, बताओ ये इससे अच्छा लग रहा था, कैसे लग रहा है बताओ ना। एनसीईआरटी वाले कितने हैं, तो अकेला है खाली, तो यही तो वैसे थोड़े यहाँ पे बच्चे ऐसे हैं, अगर मैं कहता कि उस इससे पढ़ाऊँ तो भी कुछ नहीं करते, उन्हें मतलब नहीं किससे पढ़ाते रहो उसका, बेटा समझते भी रहो। अच्छा ये बताओ अमाइनो एसिड क्या है, माइक्रो या मैक्रो, माइक्रो मॉलिक्यूल है। दूसरा आपको बताया, मैंने बताया था 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, जिनसे हमारी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनी होती है। इसका मतलब सिंपल सा ऐसा होता है कि 26 लेटर होते हैं, और उनसे हजारों प्रकार के क्या बने होते हैं, नाम, हजारों क्या, दुनिया के इतने नाम है, सब 26 लेटर से ही है। ऐसा ही यहाँ पे मैंने आपको 20 अमाइनो एसिड के नाम भी लिखवाए थे, टोटल लिखवाया था, आप लोग ध्यान है अभी। जैसे मैंने बताया था प्रोलीन, हिस्टाडीन, वैलिन, ल्यूसीन, डाइसिन, ये सब क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं 20 टाइप के। और मैंने कहा था ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड ही डिसाइड करते हैं कि हमारी प्रोटीन कौन सी बननी है। कुछ ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब जो हमें डाइट से मिलते हैं, और नॉन एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी में अपने आप से बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग, तो यहाँ पे मैंने कहा था, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखो, यहाँ पे एक तो होता है अमाइनो ग्रुप, क्या होता है बेटा, और दूसरा कौन सा होता है, एसिडिक ग्रुप, और तीसरा जो तुम लगा दोगे वही बन जाएगा। यहाँ 3 है, इससे एक क्वेश्चन आएगा 100%। अगर H लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन, अगर CH3 लगाओगे तो क्या बन जाएगा, और CH2OH लगाओगे तो, बस 3 ही याद रखना, बकाया भूल जाओ सारे, ठीक है। आप लोग बताओ बेटा, ये देखो ये कैसे है, देखो कोई बच्चे ही समझ पा रहे हैं कैसे। यहाँ पे देखो एक कार्बन होगा, एक अमाइनो ग्रुप का मतलब NH2 ना, और यहाँ पे COH, और एक वैलेंसी पूरी करता है, क्या लगेगा, हाइड्रोजन, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना, हाइड्रोजन लग जाएगा। और एक अगर तुमने H लगा दिया तो ये बताओ किसका हो गया, ग्लाइसिन। अगर इसकी जगह तुमने CH3 लगा दिया तो क्या हो गया, एलिनिन, और इसकी जगह पर CH2OH लगा दिया तो CD। समझ गए आप लोग। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना कल, ठीक है, कल नहीं नीट में भी आएगा। तो अरे बेटा ये नहीं था कल आएगा, मतलब ये है कि क्वेश्चन तो आएंगे, आपको बताया, और मैं कहाँ से और दूंगा, यहीं से दूंगा जब जो मेन टॉपिक है। अगले देखो क्लियर हुआ ये। तो मैंने कहा था 20 टाइप के अमाइनो एसिड से हजारों करोड़ों प्रकार की क्या बनती है हमारी बॉडी में, प्रोटीन।
अच्छा ये खेल कैसे होता है वो भी आपको पता है, खेल कैसे चलता है प्रोटीन बनने का। सही, एक बार रिवाइज करना बेटा, पानी पी लूंगा, पानी नहीं पीता रिवाइज करो। पढ़ो बेटा, लड़ो इसके मुझसे आप लोग बिल्कुल एनसीईआरटी को चार्ट जाओ से पहले लाइन में किताब हो जाएगी। इसका मतलब है कि 9 to 9 आपको पढ़ना है, इसका मतलब ये है। पढ़ो बेटा, किसी भी पढ़ो।
करो, टेंशन फोकस करो। बच्चे यहाँ पे करो, फोकस कर रहे हैं। बेटा इसके बाद देखो, अगले बढ़े। दूसरा, यहाँ पे मैंने कहा था ये ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे जो टाइप ऑफ अमीनो एसिड है वो 3 ही के बाद ध्यान रखना, 3 है, 3 ही ध्यान रखो, वगैरह मत भूल जाओ, ठीक है, कुछ भी है। और दूसरा मैंने कहा था यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है और एरोमेटिक। सिंपल सा पोर्शन है एसिडिक ग्लूटामिक एसिड, नाम से पता लग रहा है। बेसिक कौन होगा, लाइसिन, और न्यूट्रल कौन होगा, वेलिन। और यहाँ पे एरोमेटिक मतलब होता है रिंग फॉर्म में जो बने होते हैं, तो उनमें आएगा टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन। चाहो तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर ना लिखा हुआ तो किताब में भी लिखे हुए, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कह रहा है, और अगर हम बॉडी रिक्वायरमेंट की बात करें तो कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल और कुछ होते हैं एसेंशियल। नाम से पता लग रहा है, एसेंशियल का मतलब जरूरी, और जरूरी होंगे तो हमें कहाँ से मिलेंगे, डाइट से। और अगर नॉन एसेंशियल होंगे तो वो हमारी बॉडी बना लेगी। अब बेटा आप लोगों से ये तो आपको पता है कि आप लोग रोज तो प्रोटीन नहीं खा रहे हो ना, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम लगातार बन रहे हैं। इसका मतलब वो किससे बनते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल का मतलब वो होता है जो हमें जरूरत होती है, खाना भी चाहिए लगातार। तो यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है बेटा कि यहाँ पे नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी को डाइट से रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और एसेंशियल का मतलब इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगले कह रहे हैं 10 नंबर 10 होते हैं क्या, मुझे ध्यान नहीं आता। फिनाइल एलिन होता है, अभी रुको एक मिनट। एक दो तीन चार, ये साधारण होते हैं, 10 नहीं होते, ठीक है। कौन से, एसेंशियल। यहाँ इसका मतलब फिनाइल एलेनिन, इसका मतलब है आइसोलिन, इसका मतलब है सक्सेनिक एसिड, इसका मतलब क्या है, वेलिन, आइसोल्यूसिन, और इसका मतलब है लाइसिन, इसका मतलब ल्यूसिन, और इसका मतलब ट्रिप्टोफैन। ये होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। लेकिन आप लोग किताब में ऐसा है नहीं तो मत याद करो, खाली फालतू में करो। अगले रहो। अब बेटा यहाँ पे कह रहे हैं ये ज्यूटेराइन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, जब चार्ज होते हैं तो उससे क्या बनता है, ज्यूटेराइन। तो ये वाला, ये भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ से भी ये वाला डायग्राम दे देगा और तो पूछ जाएगा ये क्या है, तो ध्यान रखना, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जब होते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, ज्यूटेराइन। अगले आ जाओ। अब कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्या बात कर रहे हैं। तो आपको 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वार्टरनरी। प्राइमरी का मतलब स्ट्रेट चेन, सेकेंडरी का मतलब नहीं डबल चेन, हेलिकल फॉर्म होता है, और टर्शियरी का मतलब बूलन लाइक 3D, और जो तुम्हारा क्वार्टरनरी होता है वो कैसा होता है, लाइक हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है, क्यूब लाइक। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। प्राइमरी कौन सा है बेटा, स्ट्रेट चेन, कैसा है, यहाँ पे ध्यान रखना एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कहाँ होता है, राइट हैंड में, और एन टर्मिनल इधर होता है, इधर होता है COH, इधर होता है NH2Cl। अब भूल मत जाना, ये यहाँ से भी कुछ पूछ सकता है वो। सी का मतलब क्या ध्यान रखना है, राइट हाथ में कब पकड़ते हो ऐसे ध्यान रखना, कोई लेफ्ट हैंड ना हो, लेफ्ट से पकड़ते सही है, तो ये मत ध्यान रखो, मैं तो अपना ध्यान रखता हूँ। एक सेकेंडरी का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने कहा था हेलिकल फॉर्म, कैसे जाएगा, देखो ये हेलिकल है, सही है। और यहाँ पे देखो टर्शियरी का मतलब बताया था मैंने, बूलन लाइक 3D स्ट्रक्चर, घुमा हुआ स्ट्रक्चर।
और यहाँ पे जो ये लिखा है 3 डायमेंशनल व्यू लाइक हॉलो बुलर लाइक, बुलर मतलब ऊन का गुल्ला जो होता है, और इसके बाद क्वार्टरनरी मतलब कैसा होता है हीमोग्लोबिन लाइक 2 अल्फा और 2 यानी क्यू लाइक। इतना ध्यान रखना है, बात खत्म, ठीक है। बस आगे आ जाओ। अब कह रहा है कुछ प्रोटीन के फंक्शन होते हैं, मैंने कहा था ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। अगर हम बेसिकली बात करें तो आपका पूरा बॉडी ही प्रोटीन से बना है, सही है, कुछ ना कुछ है जरूर। यहाँ देखो कह रहा है कोलेजन सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोटीन होती है, ये भी क्या है प्रोटीन, वो एंजाइम वो प्रोटीन। हाँ ट्रिप्सिन क्या है एंजाइम, ये भी क्या बनाता है प्रोटीन। पहली बात तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हार्मोन्स इंसुलिन ये भी क्या है प्रोटीन हार्मोन। एंटीबॉडी प्रोटीन, रिसेप्टर इतने भी होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। और इसके बाद GLUT4 ये भी क्या है प्रोटीन। ये लिखा है बेटा इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, इसके द्वारा जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर वो होता है। यहाँ पे देखो ये भी ध्यान रखना है बेटा कोलेजन जो होता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। एनिमल वर्ड का नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ये नीट में आ चुका है ये। और दूसरा कह रहा है रोबिस्को, ये नहीं आया हो सकता है क्या है, कह रहा है रोबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ, बताओ रोबिस्को क्या है एंजाइम। आपको ध्यान है जहाँ पर CO2 फिक्सेशन होता है, CO2 फिक्सेशन होता है, रेस्पिरेशन नहीं है, डार्क रिएक्शन में C3C4 है। C3 का मतलब क्या था कैल्विन साइकिल, और C4 का मतलब एचेंट सिलेक्ट साइकिल। मैंने कहा था रोबिस्को जो होता है CO2 को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है C3 साइकिल में फॉस्फोग्लाइकोलिक वो ग्लिसरिक एसिड, सही है। हाँ हाँ सही तो हूँ PG ये ध्यान नहीं है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। चलो वो बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जो रोबिस्को एंजाइम होता है वो क्या होता है मोस्ट अबंडेंट होता है, सही है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले किस पे आते हैं बेटा, ये क्या है डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट, ये तो आपको बताइए था। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे कह रहा है ATP होते हैं, एनर्जी करेंसी होता है। ATP से हम क्या करते हैं पूरा एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, और हमारा बॉडी क्या करता है बेटा फंक्शन करता है, सही है। तो ये तो आप लोग अपने आप पढ़ लेना, इसमें क्या है कैटाबॉलिक पाथवे होता है, एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है जो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होता है। और एनाबॉलिक का मतलब जो जुड़ता है कुछ बनता है, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या है एनाबॉलिक, और अगर कैटाबॉलिक की बात करें डाइजेशन क्या है कैटाबॉलिक, रेस्पिरेशन क्या है कैटाबॉलिक, सही है। तो यहाँ पे ये सब है। सर रोबिस्को भी प्रोटीन है ना, कौन सा एंजाइम, तो ऑल एंजाइम और प्रोटीन तो प्रोटीन ही है, नहीं समझे, समझ गया। कोई भी एंजाइम है तो प्रोटीन। अगले देखो, अब अगले जो हम बात करते हैं बेटा वो क्या कर, अब देखो यहाँ पे ये एंजाइम की बात कर रहा है, एंजाइम पे आ गए तो हाँ सही है। चलो एंजाइम के बारे में बात करो, भाई आ गए एंजाइम पे, ठीक है बेटा। आप देखते रहो अपनी किताब में, कोई डाउट तो मुझसे क्लियर करो। आप लोग टीवी मत देखा करो ना, मेरे तरफ देखा करो, किसान कर देखो, सही है। और कोई डाउट हुआ करे तो मुझसे पूछा करो, फिर मैं आपको एंजाइम के बारे में बता रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और आज आपको सोना नहीं है रात भर, ठीक है। क्या करना है टेस्ट में आके नहीं सोना है, 2 घंटे सोने ना, अभी जाके फिर पढ़ते रहना आराम से, कल दिन नहीं 2 बजे तक। ऐसे पढ़ा करो, देखो मैं कहूँगा बीमार हो जाना कहीं, तेरे को सर ने बताया था ऐसा। ऐसा देखो अभी जाके आप लोग 8 बजे तक सो लेना आराम से, 8 बजे उठना। रोटी कौन बनाएगा, यही समस्या है। अरे अरे नहीं, मैं उनके बता रहा हूँ जिनका रोटी वो खाना वाना बना हुआ होता है। आप लोग 8 तो कम हो जाएगा, 11 बजे तक सोना, 11 बजे उठना, 11 बजे उठना और पढ़ने बैठ जाना। सुनो तो कौन उठाएगा, अलार्म उठाएगा, इसके बाद सुनो, और 11 बजे उठो और पढ़ने बैठ जाओ, कल 2 बजे तक पढ़ना, ठीक है। आपका ऐसा तैयार हो जाएगा कि कोई भी लाइट नहीं बचेगी। तो सो तो लिया 11 बजे तक, कितना सोगी अभी। कुछ बच्चे ऐसे इतना मत सोया करो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे पता है 8 बजे भी सो जाएंगे, 11 बजे भी सोएंगे, उसके बाद 1 घंटा पढ़ के फिर सो जाएंगे। हैं तुम्हारा जो लोग खाना बनाते हैं उनका सुनो, आप लोग वही मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, खाना बनाना खाना मत, ठीक है। और खाना आके सो जाना,
कल 9 बजे उठना, फिर से खाना खाना, फिर से जाना, 2 बजे आना है यहाँ पे। ये देखो क्या करना है, इधर देखो बेटा, खाना खा के सोना है आप लोगों को, और उसके बाद 2-3 बजे टाइम उठ जाओ और फिर 2 बजे तक पढ़ो आराम से बैठ के। मैं सिंपल सा बताऊं, अगर आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है मेरे हिसाब से, मैं बताऊं बेस्ट टाइम तो आप लोग शाम को सोया करो, सुबह 2-3 बजे टाइम हो जाएगा, सबसे बेस्ट शेड्यूल है, सबसे अच्छा। उसका रीजन होता है ना तो कोई शोर होता है, और सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगा, मेनली लगा, उस टाइम पे हमारा माइंड बहुत एक्टिव रहता है, इतना फ्रेश महसूस करते हैं कि अभी तुम पूरे दिन भर में घुमा फिरी करे हो ना, कहीं कोचिंग आना जाना, फिर ये सब चलता होता है दिमाग में, हम बैठे होते हैं पढ़ाई पे तो हमारा फोकस नहीं हो पाता। आप लोग कभी सो के 2 बजे उठना, मतलब रात में, और 2 सुनो, हाँ अच्छा उठ के सो जाते हो, बहुत बढ़िया, और 2 बजे उठ के और पढ़ने बैठ जाना, और फिर तुम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पढ़ना, इतना मजा आएगा, तुम्हें लगेगा आज मैंने पढ़ाई की बात। पढ़ाई ये नहीं होती कि 1 घंटा पढ़ लिया बस, पढ़ाई होती है 4, 5, 6 घंटे बैठ के करती एकदम पढ़ाई करो अच्छे तरीके से। और जिस दिन आपने आज मान ली 2 बजे उठने की, सोने की नहीं कर रहा हूँ, उठने की, तो बेटा आप लोग, मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप लोग रोज डेली के 8-10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। हाँ तो वो क्या करते हैं, वो जाने क्या करते हैं। मुझे पता है बेटा कि यहाँ मुर्गा नहीं बनना है, कि सुबह उठना ही उठना है, अगर आपको नहीं मिला तो मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ के सो फिर। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, 100% से बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर कोई बच्चा, ये बात मैं अपने कॉन्फिडेंस में बता रहा हूँ बिल्कुल, ये देखो, अगर कोई बच्चा 4 घंटा पढ़ रहा है सोने से पहले, और एक बच्चा सोने के उठने के बाद 4 घंटे पढ़ रहा है सोने टाइम में, तो एफिशिएंसी दोनों की उसकी डबल होगी, इसकी आधी होगी। उसने 4 घंटे का मतलब 8 घंटा पढ़ लिया, और तुमने 4 घंटे का मतलब 2 घंटे पढ़ा। ये डिफरेंस होता है इतना बड़ा। अब आप लोग सोचो कि मुझे सोने से पहले पढ़ना है या उठने के बाद पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम उठो सुबह 8 बजे, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम रात में कभी 2-3 बजे टाइम उठ के देखना, और मुंह धुलना, और ना अगर तब भी नींद ना खुले तो नहा लेना, सही है। पढ़ाई के लिए क्या करना होता है, और उसके बाद पढ़ने बैठा है। अब तुम बातें करते हो, खाली बातें करने के अलावा कुछ सुनना है। घर वाले कहेंगे क्या ड्रामा करता है तू, न पढ़ना पढ़ाना, कुछ रात में मेरी बढ़िया चलो कोई बात नहीं करते बेटा, आप लोग बातें करवा रहे हैं। एंजाइम की बात करते हैं, इस बात करते हैं एंजाइम। अब बेटा ये पढ़ लो। अगर हम एंजाइम की बात करें तो मैंने कहा था सबसे पहले, जो एक बोलो मतलब ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सही है। यहाँ पे एक है खाली राइबोलोज, ठीक है, वो है नहीं, वो राइबोजाइम, सही है, उसको एक्सेप्ट करना है वो। दूसरा सुनो, मैंने कहा था जो एंजाइम होते हैं वो बायोकैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। बायोकैटालिस्ट का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। एंजाइम का काम होता है सिंपल सा कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होना और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देना और अपने आप को अलग कर लेना, सही है। एंजाइम और कुछ जैसे एंजाइम होते हैं बेटा, एंजाइम होते हैं वो किसी भी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि आपको बताया एंजाइम में क्या होती है, एक्टिव साइट। क्या होती है बेटा? और एक्टिव साइट का मतलब जैसे ये एक एंजाइम है मान लिया, अब आप लोग बताओ इसकी एक्टिव साइट यही तो है, तो इसमें ऐसे ये वाला सबस्ट्रेट तो फिट होगा, दूसरा कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब एंजाइम क्या होते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें रिएक्शन के में इन्वॉल्व नहीं होते, रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? एक्टिवेशन को, एनर्जी को कम करके। ये भी डायग्राम आएगा, देखो ये वाला होगा एंजाइम, ये वाला यहाँ कह रहा है देखो विद एंजाइम तो एक्टिव एनर्जी क्या है, कम है, और विदाउट एंजाइम क्या है, ज्यादा। और ज्यादा है तो बेटा आपको पता है टाइम तो लगेगा ही। इतना कम कर देते हैं कि यहाँ पे बताया गया है अगर 1 घंटे में एक कोई विदाउट एंजाइम अगर रिएक्शन हो रहा है तो बन रहा है खाली 200 मॉलिक्यूल। कितने बन रहे हैं? 200। अगर एंजाइम लग गया
तो वहां पे 1 सेकंड में कितने बनेंगे? 10,000 नहीं, कितने? 6 लाख मॉलिक्यूल। कितना बड़ा रिएक्शन रेट पढ़ा देते हैं, देखो कितना बड़ा डिफरेंस है बेटा। यहाँ देखो 1 सेकंड में, वो 1 घंटे में कितना बना रहा है? 200 अगर विदाउट एंजाइम है तो, और एंजाइम है तो 1 सेकंड में कितने बन रहे हैं? 6 लाख। 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो समझो कितना ज्यादा रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो हमेशा बेटा किसी भी एक ऑप्टिमम लेवल पर करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर करते हैं। अगर एंजाइम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम क्या होते हैं? डिक्रीज करती है एक्टिविटी, नहीं, डीनेचर। और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होंगे? इनएक्टिव। अगर टेम्परेचर कम कर रहे हो और टेम्परेचर मिला उन्हें, तो एंजाइम हमेशा एक्टिव द्वारा हो जाते हैं। लेकिन अगर एंजाइम एक बार डीनेचर हो गए तो दोबारा से डीनेचर। यही कारण होता है कि हमें जो खाना वाना है, मैंने कहा था आप लोगों से कि डॉक्टर कहता है गर्म पानी करके पानी पियो, जिससे अगर बैक्टीरिया है तो उनके एंजाइम क्या हो जाए? डीनेचर, जिससे बैक्टीरिया द्वारा इन्वॉल्व हमारी बॉडी में एक्टिवेट ना हो पाए। अगर कभी कहा कि डॉक्टर ठंडा करके पानी पियो। दूसरा, आप लोग जो फ्रिज खाना खाते हो बिल्कुल बेकार खाते हो। अगर आप फ्रिज में खाना निकालोगे 1 घंटा रखोगे बाहर तो फिर से बेकार हो जाएगा। लेकिन हम लोग तुरंत खाते हैं ठंडा ना, तो पता नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं बाकायदा, या तो वो ग्रोथ ही ना कर पाए। अगर आपने बाद में रखा है और बैक्टीरिया वहाँ पे हैं थोड़े बहुत, तो वो उस टाइम इनएक्टिव होंगे, लेकिन बाद में क्या हो जाएंगे? एक्टिव। वहाँ आपने देखा होगा जैसे हम खाना बाहर निकालते हैं 1-2 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है। ये रीजन होता है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा था यहाँ के लिए पीएच और टेम्परेचर, इसका सिंपल सा एक ग्राफ है। अच्छा, यहाँ पे लॉक एंड की हाइपोथेसिस मैंने बताया था। यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट, इसके बाद एंजाइम क्या हो गया? एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गया? अलग, ठीक है। अगले देखो, यहाँ पे ये ग्राफ हो गया। इसके बाद बेटा यहाँ पे सबसे Km वैल्यू क्या है? मैंने कहा था जहाँ जो वो वैल्यू जिसपे Bmax क्या हो जाए? हाफ, वो क्या होती है? Km वैल्यू किसी भी एंजाइम की, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे, अब ये कह रहा है देखो एंजाइम फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर की बात करें तो पहला क्या है? टेम्परेचर। क्या है? अगर लो टेम्परेचर मैंने कहा था इनएक्टिव होते हैं, और हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं? डीनेचर। क्लियर? ये ध्यान रखना है। अगर पीएच की बात करें तो इन्हें भी क्या चाहिए? ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम का मतलब ना ज्यादा हो ना ही कम हो। यही कारण है बेटा कि जैसे आप लोग अगर ठंडे देशों में चले जाओगे एकदम, या सिंपल सा अभी तरीका बता रहा हूँ, अभी गर्मी ठंड आने वाली है, अधिकतर बच्चों को फीवर आएगा, बच्चों के सबको आएगा एक बार, क्योंकि हमारी बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। अब आप लोग बताओ, अभी गर्मी चल रही थी, अब क्या हो रहा है? एंजाइम, वो सॉरी ठंड आ रही है, सपने में भी एंजाइम आएगा। ठंड आएगी, और ठंड आएगी तो हमारी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए या तो आप कपड़े पहले से पहनना स्टार्ट कर दो, जब थोड़ी ठंड बढ़ रही है आप कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो। या अगर आपने ये देखा कि ये नहीं पहनेगा तो मैं भी नहीं पहनूंगा, तो 100% एक बार फीवर आएगा आपको, और एक बार फीवर आके दवाई खाओगे उसके बाद आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी, आप वो पहनना स्टार्ट कर दोगे, सही हो जाओगे। एक बार ऐसा होता होगा आप लोगों को पता है, जब ठंड से गर्मी आती है तब भी फीवर आता है, और गर्मी ठंड आती है तब भी एक बार फीवर आता है। अभी आप लोग देखे ना इस महीने में कितना फीवर चले, और मुझे लग रहा है कि आपको लग भी रहा होगा सबको कि मेरे अंदर फीवर थोड़ा थोड़ा है, जैसे मुझे तो 3-4 दिन से लग रहा है, ये बार लगातार फीवर रह रहा है। इसके बाद देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बोलो मत, मैं अभी दवाई खा के आया हूँ खांसी की, ठंडा पानी पी लिया तो खांसी होगी। यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब है, अगर तुम एक बार बताओ बेटा, अगर एंजाइम, ये मैं बता रहा हूँ आपको फैक्टर, क्या बता रहा हूँ, कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी क्या करते हैं? अफेक्ट। तो मैंने कहा था यहाँ पे अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो क्या बताओ? एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। फिर तुम कितने भी सबस्ट्रेट बढ़ाओ, जब एंजाइम का एक्टिव साइट बचेगा ही नहीं, तो फिर एंजाइम एक्टिविटी क्या बढ़ेगी? समझ गए? तो इसका जो ग्राफ होता है वो दिया नहीं हमने यहाँ पे, वो होता है ऐसा, ऐसे करके कैसा होगा? ऐसा। यानी कि यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में बढ़ा रहा है तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो रही? बढ़ रही है, और एक टाइम पे आके क्या हो जाएगी बेटा? कांस्टेंट। क्लियर? अब अगले देखो, ये भी ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पे देखो क्या है, अगर आपको यहाँ इतना ध्यान बेटे तो देखो, अगर आपको ये ध्यान आ रहा है Km, तो आप लोग ऐसे लिख लो Km इक्वल टू Vmax by 2। इसका मतलब है Km वैल्यू वो होती है यानी कि Vmax की हाफ, समझ गए? वो होती है किसी भी एंजाइम की क्या? Km वैल्यू। लिख लो, अगर ना पता हो तो आपको लिखा हुआ होगा वैसे इसमें पढ़ा होगा, है? ठीक है। अगले देखो बेटा,
ये देखो ये है तो सब बने हुए। देखो ये किसका है टेम्परेचर का, ये किसका है pH और ये किसका है बेटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे सबस्ट्रेट की तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी और एक टाइम पे आगे क्या हो जाएगी कांस्टेंट। अगले देखो क्लासिफिकेशन आ गया एंजाइम का। अब ये क्लासिफिकेशन बेटा आपको ऐसे ध्यान रखना है कि एंजाइम कितने टाइप के होते हैं। मैंने कहा था ये कौन सा है ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा ट्रांसफेरेज, तीसरा हाइड्रोलेज, चौथा लाइगेज और ये आइसोमेरेज और ये कौन सा है लाइगेज। ये क्या है एंजाइम का क्लासिफिकेशन। क्यों? उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? फंक्शन। वो फंक्शन कैसे करते हैं? जैसे ऑक्सीडेशन नाम से निकल रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता होगा यहाँ पे। यहाँ पे ट्रांसफरेज, यहाँ पे क्या होता है पूरा जो ग्रुप होता है वो ट्रांसफर होता है। हाइड्रोलेज मतलब वाटर के कंडेंस में ब्रेक डाउन हो। ठीक है, लाइगेज मतलब क्या होता है सही है बॉन्ड का फॉर्मेशन। आइसोमेरेज का मतलब भाई केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ये होता नहीं है। हाँ अरे फार्मूला सेम रहे वो हो जाए क्या हो जाए इससे चेंज हो जाए फार्मूला सेम इससे चेंज हो जाए वही तो होते हैं समझ तुम ज्यादा समझेगा इससे। लाइगेज का मतलब भाई जोड़ने वाला सही है। और बेटा ये भी याद कर लेना ऐसे आ जाएगा ये जो लिखा हुआ है ये भी ध्यान रखना एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा सही। कौन सा नहीं ये अलग है और ये अलग है। ये जो लाइगेज एंजाइम होता है वो जैसे डीएनए वगैरह को जोड़ने का बना होता है और यहाँ पे क्या है बॉन्ड वगैरह हाइड्रोलाइज। ठीक है वो होता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन क्या है कोफैक्टर। यहाँ तक बेटा एक बार पढ़ना पूरा चैप्टर आप देखना मुझे किसी को डाउट हो तो बताओ। यही वाला पूरा पढ़ो कोफैक्टर बताया उसका। जितना आप लोग कठिन समझते हो उतना है नहीं वैसे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री समझ रहे हो। मैं उनको लिखा देता हूँ पूरा चैप्टर एक बार देख लो किसी को डाउट हो तो अभी क्लियर कर हो जाएगा। इस सब कुछ बता दूंगा। आज वो नहीं आए करना अर्जुन करना अर्जुन कहाँ पड़ी है ग्रुप पे नहीं मैं वैसे सेंड कर दूंगा मेरे पास है। ठीक है
लिया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई डाउट है किसी को? नहीं है? चलो अगला हमारा टॉपिक आता है कोफैक्टर। क्या आता है बेटा? मैंने कहा था कोफैक्टर का मतलब होता है कोई एंजाइम होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कोई भी एंजाइम विदाउट कोफैक्टर कंप्लीट नहीं होता। सही है, तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, मैंने कहा था यहाँ पे ऐसे ध्यान रखना आप लोग, कोई एंजाइम होता है उसमें दो चीजें होती है, कितनी होती है? यानी कि मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ कंप्लीट एंजाइम। क्या बोल रहा हूँ बेटा? कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, उसमें एक होता है प्रोटीन पार्ट और एक कौन सा होता है बेटा? प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। सही है, यहाँ मैंने कहा था कंप्लीट एंजाइम को बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं? ये ध्यान रखना। प्रोटीन पार्ट क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। और नॉन प्रोटीन पार्ट को देखो, ये वाला बात कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस, वो ऐसे कर देता है कभी कभी, एपो एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम, उल्टा सीधा लिख देगा और मुझे कौन सा सही है। तो आप लोग ध्यान रखना है, होलो एंजाइम का मतलब ध्यान रखना कंप्लीट एंजाइम। और इसके बाद प्रोटीन पार्ट, ये सही से लिख रहे हो प्रोटीन पार्ट, और बेटा कौन सा होगा साथ में? नॉन प्रोटीन पार्ट। और आप लोग ध्यान रखना होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। अब एक कोफैक्टर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। कितने टाइप के होते हैं बेटा? एक होता है प्रोस्टैटिक ग्रुप, सही है। दूसरा कौन सा होता है? ये देखो, यहाँ पे देखो, प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। सही है, देख रही हो? वो था, देखो अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या है? एपो एंजाइम और क्या है? कोएंजाइम। अब आप लोग बताओ, एपो एंजाइम क्या बोला है ना? इनएक्टिव। इनएक्टिव बोला है। और ये कौन सा पार्ट है? प्रोटीन पार्ट। ये कौन सा है? अब ये कह रहा है देखो, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम, यानी तब क्या बनेगा? एक्टिव एंजाइम। दूसरा मैंने कहा था कोफैक्टर 3 टाइप के होते हैं, प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रोस्टैटिक ग्रुप होता है वो टाइटली बॉन्ड होता है। टाइटली बॉन्ड का मतलब बिल्कुल बाइंड होता है, ऐसा नहीं कि काम के टाइम पे बाइंड होगा, हमेशा बाइंड रहता है। ठीक है, तो टाइटली बॉन्ड। और ये कैसा होता है? लूजली बॉन्ड। कौन? कोएंजाइम। और तीसरा, ये दोनों में एक डिफरेंस ध्यान रखना। क्या क्या? ये टाइटली बॉन्ड और ये कैसा होता है? लूजली बॉन्ड। ठीक है। दूसरा कह रहा है हीम। अब जैसे हीम होता है, वो कह रहा है एच प्रोस्टैटिक ग्रुप फॉर कैटालेज और पेरोक्सीडेज, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है एनएडी, एनएडीपी जो होते हैं, ये भी किसके? कोएंजाइम के क्या है? एग्जाम्पल। और यहाँ पे मेटल आयन में लिखा है बेटा जिंक। क्या लिखा है? और ये किसका है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, तीनों से यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आएंगे 100%। ठीक है, तो देख लो एग्जाम्पल से कर। तो यहाँ पे बेटा हम लोग ध्यान रखना है बस, कोफैक्टर कौन से? प्रोस्टैटिक ग्रुप है, कोएंजाइम है, और कौन सा है? मेटल आयन। प्रोस्टैटिक ग्रुप हीम, कोएंजाइम एनएडी और एनएडीपी, और मेटल आयन जिंक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये सब किसकी तरह काम कर रहे हैं? कोफैक्टर की तरह। तो आप लोग बताओ इस चैप्टर में और क्या है? बताओ, पूछो अगर किसी कोई डाउट हो। अब आपने नहीं पढ़ा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अब पढ़ा होगा तो मुझे लग रहा है सही होगा। बॉन्डिंग के नेम, हाँ वो याद कर लेना। क्लोरीन का कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और उसका कौन सा होता है? कार्बाइड का ग्लाइकोसिडिक। इतना नहीं बोलेंगे, अगर
नेगेटिव नेगेटिव हुआ न्यूक्लियर, ठीक है, याद करो तो कर लेना था, ठीक है। एक दूसरा नंबर देखो, एक मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, सेल साइकिल सेल डिवीजन है जो, उसमें म्यूसिस फर्स्ट वाला पोर्शन, ठीक है, वहां से 4 पर क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। इधर देखो बेटा, एक करके बता रहा हूँ, यहाँ समझते रहो आप लोग, बातें मत करो। मैंने कहा था सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर होता है। सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक होता है म्यूसिस और एक होता है माइटोसिस। मैंने कहा था माइटोसिस का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम सेम रहे, डिप्लॉइड सेल से क्या बने? डिप्लॉइड सेल, और एक पेरेंटल सेल से कितनी बनती है? 2 डॉटर सेल। म्यूसिस का मतलब होता है जब सेल क्या हो जाए? हैप्लॉइड हो जाए, और मैं बताता हूँ एक सेल से 2 बनती है, 2 से कितनी बनती है? 4, यानी फाइनली एक पेरेंटल सेल से कितनी बनती है? 4 डॉटर सेल, ठीक है। और सेल कैसे जाती है? हैप्लॉइड। अगर हम बात करें माइटोसिस कहाँ पे होता है, तो आपको पता है पूरी बॉडी हमारी क्या होता है? माइटोसिस। और म्यूसिस कहाँ होता है? गैमीट फॉर्मेशन होते हैं तब। अब देखो यहाँ पे पहले कह रहा है सेल साइकिल, इसका मतलब है कि सेल क्या होता है? डिवाइड करने से पहले एक साइकिल को फॉलो करता है, जिसमें तुम्हारा G1 फेज होता है, S होता है, और कौन सा होता है? G2। S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। अगले आपको पता है कैरियो का, पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, इसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तुम्हारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और इसके बाद क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। यही क्या है? सेल डिवीजन हो गया। चलो अगले देखो, G1 में गए, G1, S और G2, इसको बोलते हैं आई फेज। क्या बोलते हैं? और आई फेज में टाइम लगता है 95%, और 5% टाइम किसमें लगता है? वो पूरे ड्रामा में, ठीक है, पूरे ड्रामा में, इसीलिए बोलते हैं ड्रामेटिक फेज, सही है। तो 95% टाइम लगता है G1, S, G2, और 5% टाइम किसमें लगता है? कैरियो और साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे देखो, पहले सिंपल भाषा में सुनो। G1 फेज होता है, उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। S फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताया था। अच्छा, एक होता है G0 फेज। अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो G1 से S में नहीं जाएगी, वो जाएगी G0 में, ठीक है। दूसरा ध्यान रखो, अब समझ लो, S फेज का मतलब होता है, S फेज में मैंने कहा था डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, बताया था आपको। अगर डीएनए कंटेंट 2C है कितना हो जाएगा? 4C। लेकिन मैंने कहा था क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। S फेज में डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कैसे? क्योंकि उनका डीएनए जो क्रोमैटिड होते हैं वो डबल हो जाते हैं एक क्रोमोसोम में, ठीक है, और जुड़ जाते हैं किससे? सेंट्रोमियर से। अब आप लोग, हाँ, अब आप लोग सुनो, G1, S और इसके बाद G2 में क्या हुआ? प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि G2 के बाद होता है प्रोफेज। क्या होता है? क्रोमैटिड मटेरियल पड़ा होता है सेल के अंदर, डीएनए अमाउंट डबल होता है, डबल हो गया, वही तो आधा हो जाएगा, बस बात खत्म। तो आप लोग, और आपको पता है पूरी प्रत्येक सेल जो होती है उस सेल में डीएनए का अमाउंट जो है, भाई प्रत्येक सेल में आप लोग बताओ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे ना भाई। ऐसा तो नहीं तुम्हारी एक सेल में 46 है, दूसरी सेल में 23 है, या दूसरी सेल में 10 है। हमारी पूरी बॉडी की प्रत्येक सेल में कितने हैं? 46। अगर एक भी क्रोमोसोम कम हो गया तो हमारा पूरा बॉडी का एब्नॉर्मल, मतलब बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको कहा था कि डीएनए अमाउंट डबल होता है रेप्लिकेशन में, S पेज में, और उसके बाद वो आधा आधा दोनों सेलों में चला जाता है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? तो मैंने कहा था सबसे पहले जो होता है प्रोफेज। कौन सा होता है? प्रोफेज का मतलब ध्यान रखना है आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ER, ये डिसअपीयर हो जाते हैं, और क्रोमैटिन कंटेंट को क्या बना देता है? क्रोमोसोम। क्या बन सकते हैं? सेंट्रियोल अपने अपने पोलों की तरफ जाने लगते हैं। मेटाफेज में मैंने कहा था क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, और वो क्या हो जाएंगे? अटैच। क्या हो जाएंगे? किससे? काइनेटोकोर से। किससे हो जाएंगे? यानी कि एक क्रोमोसोम में 2 क्या होते हैं? काइनेटोकोर। बताइए आपको। अब आप लोग बताओ, स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, इसके बाद होता है एनाफेज। क्या होता है? एनाफेज का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन होता है सेंट्रोमियर से। किसका? क्रोमैटिड का। क्रोमैट होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, सेंट्रोमियर से ब्रेक डाउन। तो अपनी जगह हम अपनी तरफ, यानी कि एनाफेज का मतलब लाना, ठीक है। तो इसका मतलब एनाफेज का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर वो बात करेगा माइटोसिस की तो ध्यान रखना यहाँ पे सेपरेट होते हैं क्रोमैटिड, और अगर बात करेगा म्यूसिस की तो हमेशा वहाँ सेपरेट क्या होते हैं? क्रोमोसोम। यही तो डिफरेंस होता है खाली, म्यूसिस फर्स्ट में और माइटोसिस में। आप लोग खुद बताओ, आप लोग देखो कैसे देख रही है। देखो
यहाँ पे देखो बेटा, मैं आपको अपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तभी आप समझ पाओगे ऐसी बातें। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ आपको माइंड में रखनी है आपको हमेशा। ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ, एक होता है आपको बताया माइटोसिस। क्या होता है बेटा? अब आपको 10 मिनट में अगर चैप्टर पूरा पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आपको मतलब आना चाहिए पहले से। माइटोसिस, ठीक है। मैंने कहा था माइटोसिस के जो एनाफेज होता है किसका होता है? तो आपको बताइए यहाँ पे बताओ बेटा, क्रोमैटिड जो डबल थे क्या थे? ये डबल थे ऐसे करके, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा सेंट्रोमियर, और ये क्रोमैटिड एक इधर और एक इधर चला जाएगा। आप लोग बताओ, यही तो हुआ था डीएनए कंटेंट डबल खाली एस फेज में, भाई आधा आधा हो गया। लेकिन अगर म्यूसिस फर्स्ट होता है, क्या होता है? तो म्यूसिस फर्स्ट का जो एनाफेज फर्स्ट होता है, वहां पे क्या होता है? वहां देखो, वहां पे ये अरेंज ऐसे करके नहीं होते जैसे यहाँ पे हुए, ये ऐसे करके होते हैं, ऐसे करके ऐसे होते हैं। और यहाँ पूरे के पूरे क्रोमोसोम एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो ध्यान रखना, एनाफेज फर्स्ट जो होगा वहां पे क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, और अगर एनाफेज खाली है, माइटोसिस की बात हो रही है, तो वहां क्या होंगे? क्रोमैटिड। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ बेटा? एक बार बताओ, तभी तो आप लोग गधो, इधर देखो, ये देखो, एक क्रोमोसोम पूरा इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, तो बताओ सेल हैप्लॉइड हो जाएगी नहीं जाएगी? म्यूस फर्स्ट में जाएगी ना। लेकिन म्यूस सेकंड होता क्यों है? इसीलिए होता है क्योंकि डीएनए कंटेंट अभी डबल है ना, इसको आधा करने के लिए। और मैंने कहा था म्यूसिस सेकंड होता है एज लाइक माइटोसिस। कैसा होता है? बस खाली म्यूसिस फर्स्ट से और म्यूसिस सेकंड के बीच में एस फेज नहीं होगा, एस फेज नहीं होगा ना। अगर एस फेज हो जाएगा तो वो तो माइटोसिस बन गया, फिर तो म्यूसिस कहाँ रहा? समझ गए आप लोग? तो दूसरा हाँ, एनाफेज में क्या कर रहा था? सेंट्रोमियर ब्रेकडाउन हो जाता है, क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद मैंने कहा था एनाफेज के बाद टीलोफेज, टीलोफेज में सारी चीजें बनने लगती हैं और ये अपने कहां से जाते हैं? पोलो की तरफ। ये हो गया क्या? कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन। और इसके बाद क्या होता है? प्रोफेज में क्रोमैटिन से क्रोमोसोम प्रोटोन बनते हैं। म्यूसिस में वहां पे होगा तुम्हारा, वहां पे ए लैक्टोटीन में। प्रोफेज फर्स्ट का कौन सा होगा? लैक्टोटीन। वहां पे क्या होगा? कंडेंसेशन। क्रोमैटिन से क्या बनेंगे? क्रोमोसोम। अब आ रही बात सुनो पहले करो, इधर देखो, मैं आपको अब देखो, ये समझ गए आप लोग माइटोसिस क्या होता है? अब म्यूसिस पे आ जाओ। ये सिंपल चैप्टर है, यहाँ से बेटा क्वेश्चन होगा, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, ये क्या स्टार्ट होता है? म्यूसिस। मैंने कहा था म्यूसिस दो टाइप का होता है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। यहाँ सेल कैसी बनानी होती है? हैप्लॉइड। मैंने कहा था आपको म्यूसिस फर्स्ट होता है और उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। पता है आपको? और वो कब होता है? प्रोफेज फर्स्ट में। कहाँ होता है? इसीलिए प्रोफेज फर्स्ट को बोलते हैं लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द पूरा सेल साइकिल का, लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोफेज जो फर्स्ट होता है उसमें 5 और फेज होते हैं, सब डिवीजन होता है उनका, जिसमें लैक्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है, और एक पैकाइटीन, ठीक है। अगले देखो, अब बेटा यहाँ पे म्यूसिस फर्स्ट होगा, म्यूसिस क्या होगा? सेकंड। ये वाला पेज जो है म्यूसिस फर्स्ट का, और यहाँ से लेके और यहाँ तक, कहाँ तक? अगले कहाँ गए? हाँ, यहाँ तक। अरे यहाँ तक नहीं बेटा, ये बहुत आगे हो गया। अरे तो जाओ यहाँ तक। ये तुम्हारा प्रोफेज है पूरा, और कौन सा है? प्रोफेज फर्स्ट, जिसमें लैक्टोटीन, जाइगोटीन और पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। यहाँ से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, खाली एक पेज से, बस यहाँ से लेके और यहाँ तक, क्योंकि सबसे मेन जो पोर्शन है सेल साइकिल का वो यही है, सबसे मेन। और इसमें कठिन कुछ नहीं है। देखो, आपको क्या ध्यान रखना है, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में आपको बताया माइटोसिस में क्या हुआ था? क्रोमोसोम बने थे। लेकिन बेटा यहाँ पे क्रोमोसोम तो बनते हैं, लेकिन साथ में क्रॉसिंग ओवर भी होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सही है? यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है जो पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं 1 पेयर, 2 पेयर, 30 पेयर, तो पेयर में जो होते हैं उन्हें बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो, एक बात ध्यान रखो हमेशा, क्या ध्यान रखना है? पहला फेज होता है लैक्टोटीन, कौन होता है? लैक्टोटीन में क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन जाते हैं। जाइगोटीन में पेयरिंग हो जाती है, इसे बोलते हैं साइनेप्सिस,
क्या बोलते हैं? या बोल सकते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, और या फिर जाफ और जाइगोट जाफ और जोड़ा बना देते हैं, ठीक है, पेयर में रहते हैं। तीसरा कौन होता है? पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होता है, जो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे कर लेते हैं, सही है, और क्रॉस ओवर क्या बनाते हैं? स्टार्ट। समझ गए आप लोग? और यहाँ पे आपको हाँ वही ध्यान रखना है, रिकॉम्बिनेशन नोडल ध्यान रखना है। एंजाइम कौन सा होता है? रिकॉम्बिनेज ध्यान रखना है। इसके बाद डिप्लोइडिन में क्या ध्यान रखना है? क्यासमेटा। सिस्टर के लिए नहीं होता है, नॉन सिस्टर के लिए। होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, सही है। देखो यहाँ देखो बेटा, इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो, ये क्रोमोसोम है, मान लिया क्या है बेटा? सही है। तो ये दोनों कैसे हैं? होमोलोगस। कैसे हैं? होमोलोगस हैं। इधर देखो, ये सेम क्रोमोसोम का होता है सिस्टर क्रोमैटिड, और ये वाला कौन सा होता है? अपोजिट वाले का नॉन सिस्टर। सही है। नॉन सिस्टर का मतलब मौसेरी बहन, ठीक है, सिस्टर का मतलब सगी बहन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ही क्रोमोसोम का है ना, सिस्टर हो गया, जैसे तुम वर्षा हो, ठीक है, और नॉन सिस्टर कौन सा है? दोनों का एग्जाम में से लगता है ना, ऐसा देखो। और नॉन सिस्टर कौन है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम के डिफरेंट क्रोमैटिड, ठीक है। दूसरा सुनो, डिप्लोइडिन में आपको क्या ध्यान रखना है? एक्स स्ट्रक्चर से बोलते हैं क्यासमेटा। क्या बोलते हैं? और डाइकाइनेस में सब कुछ अलग अलग हो जाता है, और फिर से मेटाफेज में वैसा ही होगा जैसे होना है। मेटाफेज में अरेंज बनाएंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखो, म्योसिस फर्स्ट में ध्यान रखना, मेटाफेज वहां पे हुआ था तो वहां पे ऐसे अरेंज हुए थे, ऐसे करके, और बेटा यहाँ पे कैसे होते हैं? ऐसे करके, एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके, तभी तो यहाँ पे पूरा क्रोमोसोम चला जाता है, एक इधर एक उधर, एनाफेज में, और यही डिफरेंस है उसका लिए। और टीलोफेज होगा किसका? इस पे नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है म्योसिस फर्स्ट में, और वहाँ होता है। लेकिन म्योसिस सेकंड जो होगा वो सेम कभी कैसा होगा? माइटोसिस की तरह। हाँ, एक ही साइड है, क्लियर है इतना? तो ये तुम्हारा कौन सा था? सेल साइकिल और सेल किसी की डॉट होती है, पूछो। अभी यहाँ के पास 2 मिनट है। सर इनिशियली में काइनेटिक होता है। हाँ होता है, लेकिन बेटा अटैच खाली एक तरफ से होता है, ठीक, एक तरफ से, एक तरफ इधर, एक तरफ इधर, वो दो म्यूसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच का है, तो उसमें खाली फेज चेंज होता है बस। म्यूसिस फर्स्ट से म्यूसिस सेकंड के बीच के गैप को बोलते हैं इंटरकनेक्शन, को कुछ नहीं पता है। हाँ बस क्या क्या नहीं होता है? टीलोफेज फर्स्ट में, बात सुनो पहले, देखो यहाँ पे क्या होता है? G1 हुआ, S फेज हुआ, G2 हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, इसके बाद होगा म्यूसिस फर्स्ट, और म्यूसिस जब सेकंड होगा तो बीच में G1 और G2 द्वारा नहीं होगा, क्योंकि बेटा डीएनए की पोलैरिटी पहले से डबल है। देखो जब डबल है तो हमें क्या करना? अब हमें यही तो आदि करनी है खाली, बस सेल तो हैप्लॉइड रहती है हमारी म्यूसिस फर्स्ट में, तो यहाँ पे खाली S फेज कितनी बार होगा? एक बार। कितनी बार होगा? एक बार, वन टाइम ओनली, ठीक है। और बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया सबको? तो बेटा कल आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ के आने हैं 30, और साथ में मैंने कहा था फ्रॉग के बारे में, प्लांट के बारे में, एनिमल किंगडम के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, टोटल सब बारे में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 90 करने होंगे। और 10-15 क्वेश्चन और क्या? तो आप लोग बेटा कल टेस्ट है ना?